मोशन इन अ प्लेन में। अब देखिएगा मोशन इन अ प्लेन में और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में अंतर क्या है। हमने कहा कि ये ना एक स्ट्रेट रोड है और इस स्ट्रेट रोड पर कोई बंदा है बाइसिकल पर बैठा हुआ है और वो जा रहा है। हेलो, हाँ जी भेज दूँ? ठीक ठीक है, गुड इवनिंग। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब तो ये हुआ, आदित्य भाई इसको प्रेस कर दो। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब तो ये हुआ कि सीधा 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 चलता जाएगा, किसी भी केस में ये उड़ेगा नहीं, है ना, ये सीधा सड़क पर ही चलता जाएगा। दिस इज कॉल्ड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब हम बात करते हैं मोशन इन अ प्लेन की। मोशन इन अ प्लेन की जब हम बात करते हैं तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर अब हमारे पास कोई एरोप्लेन है, ठीक है। अब ये चलता है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, रनवे पर दौड़ रहा है, बहुत तेज स्पीड हो गई इसकी। अब अभी तक चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो मैं बोलूँगा क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन है। फिर क्या हुआ, अचानक से इसने अपना डायरेक्शन ऐसे कर लिया, ठीक है। अगले पहिए उठ गए, धीरे धीरे पीछे वाले पहिए भी उठ गए और फिर इसने ऐसे उड़ना शुरू कर दिया। तो जिस इंस्टेंट पर इस प्लेन ने उड़ना शुरू करा ऊपर की तरफ, उसी इंस्टेंट को मैं बोल दूँगा ओरिजिन। और जैसे ही मेरे को ये पता चला कि हाँ इसने उड़ना शुरू कर दिया है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर चलते चलते अचानक इन्होंने ब्रेक लगा दी और ब्रेक लगाकर अब ये सीधा ऐसे उड़ना शुरू हो गया रॉकेट की तरह कि नहीं अब बिल्कुल आसमान में जाऊँगा, ऐसा नहीं है। तो क्या होता है कि ये सीधा सीधा तो चल ही रहा है और साथ साथ क्या है, इसने अब ऊपर भी उठना शुरू कर दिया। इसका मतलब इसका मोशन जो है वो दो डायरेक्शन में हो रहा है। ये आगे तो चल ही रहा है, साथ साथ ये ऊपर भी उठ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो जा ही रहा है, वर्टिकल में भी डायरेक्शन में भी जा रहा है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, वर्टिकल डायरेक्शन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। तो एक्स और वाई की हेल्प से मैं क्या बना सकता हूँ, आप ये देखिए, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। मैंने कहा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो यहाँ वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करिए, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करिए। हमारे पास एक प्लेन बन गया, ठीक है, एक प्लेन बन गया। तो इसी वजह से जो एरोप्लेन है, इसलिए उसको एरोप्लेन भी कहा जाता है, समझ गए। उसमें प्लेन क्या है, प्लेन तो कुछ नहीं है ना उसमें, उसको प्लेन क्यों कहते हैं, शिप को तो नहीं कहते प्लेन, शिप को तो प्लेन नहीं कहते ना, क्यों, क्योंकि शिप एक सीधी लाइन में चलेगा, ठीक है, मुड़ जाएगा, मुड़ने के बाद भी सीधी लाइन में चलेगा, उड़ता नहीं है शिप कभी भी, ठीक, पानी में चलता है सीधी लाइन में। जो ट्रेन है सीधी लाइन में चलती है। एरोप्लेन को ही एरोप्लेन क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो जो है वो दो डायरेक्शन फॉलो करता है और कभी कभी तीन डायरेक्शन भी फॉलो कर देता है। तो तब हम बोलते हैं कि 3 डायमेंशनल मोशन हो रहा है भाई इस टाइम। कैसे, एरोप्लेन सीधा 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 चल रहा था, अभी उठ भी गया और उठते उठते फिर इधर को मुड़ भी रहा है, ठीक है। इसका मतलब एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है और सामने की तरफ जेड एक्सिस भी है, तो तीनों डायरेक्शन हो रहे हैं, ठीक है। तो हम ये कहेंगे मेजरली अगर देखा जाता है तो मेजरली हम ये कहेंगे कि जो एरोप्लेन है वो भी कभी कभार मुड़ता है। क्या होता है कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ये आपने सुना होगा, ठीक है, ज्योग्राफी में शायद पढ़ा होगा। तो ज्योग्राफी मतलब पूरे अगर हम अर्थ की बात करें तो अगर ये होता है ना कि भाई किसी को अमेरिका जाना है, तो हम ये कहते हैं कि नहीं मेरे को ना इंडिया से अमेरिका की सीधी फ्लाइट चाहिए, कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं चाहिए, अमेरिका जाना है। तो अमेरिका जाने के लिए प्लेन पहले तो रनवे पर उड़ेगा, रनवे पर जब वो दौड़ेगा तो एक स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, यानी कि एक एक्सिस में, एक डायरेक्शन में चल रहा है। अभी क्या हुआ, अभी उसने उड़ना भी शुरू कर दिया, ठीक है, अभी उसने ऊपर की तरफ उठना भी शुरू कर दिया, तो वाई एक्सिस, यानी कि मोशन दो प्लेन में हो गया। फिर क्या होता है, फिर वो मुड़ता है और घूमता है ऊपर। घूमने के बाद में क्या होता है, वो उस एंगल पर सेट हो जाता है जो एंगल उसको सीधा डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है कि भाई सीधा यहाँ से तुम्हें अमेरिका जाना है। हाँ, बीच में कोई ऐसा खड़ूस कंट्री अगर पड़ रहा है जिसने ये कह दिया कि मेरे ऊपर से गुजरोगे ना तो बम से उड़ा दूंगा मैं, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा नेशन है तो वो जो नेशन है, मान लीजिए इसराइल पड़ गया बीच में, इसराइल को है थोड़ा सा कि मेरे ऊपर से भी मत गुजर जाना, ठीक है। मुझे नहीं है ज्योग्राफी की नॉलेज, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बाई चांस अगर कोई इसराइल जैसा नेशन आ गया तो वो अपने ऊपर से किसी को गुजरने नहीं देता। ये सेम प्रॉब्लम चाइना के साथ भी है, ठीक,
नहीं गुजरने देता। तो तब उसको वहाँ पर टर्न लेना पड़ेगा। नहीं तो अगर उसने यहाँ से मेज़र करा और उसने कहा कि 1500 किलोमीटर या 2500 किलोमीटर जितना भी है कि इतना किलोमीटर स्ट्रेट लाइन में है, तो अब वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा। फिर जैसे ही वहाँ पर उसकी बाउंड्री में, एयर बाउंड्री में, जब एरो बाउंड्री में एंटर करेगा, एंटर करने के बाद फिर झुकेगा। तो जब झुकेगा तो इसका मतलब क्या है कि अब आप वर्टिकली डाउनवर्ड भी आ रहे हैं और आप धीरे धीरे आगे भी चलते जा रहे हैं, यानी कि आप 2 डायमेंशन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि अगर मेरे पास 2 डायमेंशन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो उसकी हेल्प से क्या बनता है, एक प्लेन बनता है। एरो मतलब एयर से रिलेटेड है एरो, ठीक, और प्लेन का मतलब उसको प्लेन इस वजह से कहा जाता है बिकॉज इट ऑलवेज मूव्स है ना, प्लेन ऊपर भी उठता है आगे भी बढ़ता है। ठीक, हाँ बोलो शुभ, कुछ कह रहे थे? सर मैं बोल रहा था आपका वीडियो में क्लियर नहीं आ रहा है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ब्लर बहुत ज़्यादा है। एक बार करके देख लो रिज्वाइन, इधर कनेक्शन ठीक है बिल्कुल, नहीं तो कनेक्ट ही नहीं होता। अब आ जाते हैं हम अपने जो मेन टॉपिक्स हैं जो हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए पेज नंबर 1 पर है स्केलर क्वांटिटीज़, द फिजिकल क्वांटिटीज़। अच्छा मैं क्या करूँगा, जो चीज़ थ्योरेटिकल है ना वो सिर्फ पढ़ कर इसी में समझाऊंगा आपको। उसके बाद जो चीज़ें लिखने वाली हैं वो साथ में लिखवाऊंगा भी आपको, वो इसमें नोट्स में भी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी वो चीज़ें लिखवाऊंगा जो ज़रूरी है। ठीक, और न्यूमेरिकल्स जो है, न्यूमेरिकल्स सिर्फ इसमें न्यूमेरिकल्स मतलब क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उसके सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा, वो इसमें मेंशन नहीं है। नहीं तो नोट्स का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है, इस वजह से उनका सॉल्यूशन इसमें इंक्लूड नहीं करा, तो वो मैं यहीं पर आपको करवाऊंगा। चलिए जी, तो स्केलर क्वांटिटीज़ द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़। ठीक है, तो जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और कोई डायरेक्शन नहीं होती। अभी किसी ने बोल दिया 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ो, ठीक है, तो आप अंधाधुंध दौड़ रहे हो, इधर उधर कहीं पर भी दौड़ रहे हो, लेकिन अगर आपको डायरेक्शन मेंशन कर दी गई कि आपको इसी डायरेक्शन में, नॉर्थ की डायरेक्शन में दौड़ना है, तो फिर सभी बच्चे नॉर्थ की डायरेक्शन में ही दौड़ेंगे। ठीक है, तो जब डायरेक्शन के साथ साथ आप एक स्पीड को फॉलो करते हो, देन दैट स्पीड इज कॉल्ड वेलोसिटी, और उस वेलोसिटी को मैं क्या बोलूँगा, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और जब सिर्फ स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, तो ठीक है, कोई नॉर्थ में जा रहा है, कोई साउथ में जा रहा है, कोई ईस्ट में जा रहा है, कोई भाई साहब ऊपर उड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कहलाता है स्केलर क्वांटिटी, जिसमें डायरेक्शन नहीं होती, कहीं पर भी आप जाइए। ठीक, तो द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड ओबे लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज और वेक्टर्स। तो ये डेफिनेशन थोड़ा सा मॉडिफाई हो गई है अब, जो आपने पहले पढ़ी थी 9th में, उसके कंपेरिजन में इसमें क्या है, एंड ओबे द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये चीज़ आपने 9th में नहीं करी थी। 9th में सिर्फ इतना करा था कि जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है उसको वेक्टर्स बोलते हैं। हाँ जी, 3 डिफरेंसेस दे रखे हैं स्केलर और वेक्टर में। पहला है स्केलर्स हैव ओनली मैग्नीट्यूड, वेक्टर्स में वेक्टर्स हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दूसरा पॉइंट, स्केलर्स में दे चेंज इफ देयर मैग्नीट्यूड चेंजेस, अगर उनका मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो स्केलर वैल्यू भी चेंज हो जाती है। वेक्टर में दे चेंज इफ आइदर देयर मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और बोथ चेंजेस, मतलब वेक्टर्स तब चेंज होते हैं अगर उनका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, डायरेक्शन चेंज हो जाए, या दोनों ही चेंज हो जाए, तब वो चेंज होता है। स्केलर्स में क्या, दे कैन बी एडेड अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनरी लॉज ऑफ अलजेब्रा, वही 2 + 3 5, 5 + 2 7, ऑर्डिनरी ऐसे सीधे ऐड हो जाते हैं स्केलर्स। वेक्टर्स के लिए लॉज होते हैं, दे कैन बी ऑर्डिड ओनली बाय यूजिंग स्पेशल लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, दे कैन बी यूज्ड बाय यूजिंग स्पेशल लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वो स्पेशल लॉज जो हैं वो हम देखेंगे कि क्या होता है। एक्चुअल में ऐसा है कि एक बॉलर ने बॉल फेंकी, अब बॉल आ रही है टप्पे खाती हुई, ठीक है, अब बॉल का लगा टप्पा लगने के बाद वो ऐसे घूमती हुई है। ऐसा तो नहीं होता ना कि टप्पा लगा उठी और फिर सीधा आ गई ऐसे, ठीक है, ऐसा तो नहीं होता। तो बॉल हमेशा क्या होगा कि बॉल जैसे उसने बॉलर ने फेंकी तो ग्राउंड पर लगेगा, उसका ग्राउंड पर एक बार स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद में जैसे ऐसे स्ट्राइक करा, स्ट्राइक करके ऐसे एक कर्व पाथ फॉलो करके आती है, उसको बोलते हैं पैराबोलिक पाथ। ठीक है, उसको पैराबोलिक पाथ बोलते हैं। तो वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करती हुई आ रही है। अब जिस टाइम यहाँ पर क्रिकेटर ने बैट जो है उसको लगा कि नहीं मैं ज़्यादा ऊंचा शॉट नहीं खेल सकता, उसने बैट को सीधा इस डायरेक्शन में सामने की तरफ ऐसे कर दिया, तो उसने फोर्स कैसे लगाई, इस डायरेक्शन में, बॉल कैसे आ रही थी, ऐसे, तो उसका जो रिजल्टेंट है ऐसे वाली फोर्स और ऐसे कर्व्ड वाली फोर्स, वो दोनों जुड़ जाती हैं, वो दोनों ऐड हो जाती हैं। तो जब वो ऐड होती हैं तो फिर बॉल किस डायरेक्शन में जाएगी, ये क्रिकेटर को पता होता है, जो बैट्समैन है उसको पता है कि मैं बैट को इस एंगल पर लगाऊंगा तो वो इधर चली जाएगी, ऐसे लगाऊंगा तो ऐसे चली जाएगी, थोड़ा सा टेढ़ा कर दूंगा तो उस तरफ चली जाएगी, ऐसे करूंगा तो इस तरफ चली जाएगी।
तो ये जो है एडिशन, ये एडिशन सिंपल ऐसा नहीं है कि 5 न्यूटन पर बैट घुमा दिया, 10 न्यूटन पर बॉल आ रही है तो 10 - 5, ठीक है, और वो पीछे चली जाएगी, मैं तो स्टंप आउट हो जाऊँगा। तो ऐसा नहीं है, ये सीधा सीधा एडिशन वाला नहीं है, इसमें एंगल भी रोल प्ले करता है। तो एंगल का क्या रोल है और किस तरीके से वेक्टर एडिशन होता है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। चलिए जी, सबसे पहली चीज़ है, अब वेक्टर्स को मेरे को डिटेल में पढ़ना है, और वेक्टर्स में कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हैं जो आसान है, आराम से समझ में आ जाएंगे। पहला है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है वो देखिए। पोजीशन वेक्टर का मतलब है कि कोई भी वेक्टर जो है, पोजीशन वेक्टर का मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ है, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बता दीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या है, अ वेक्टर which gives position of an object with reference to the origin of a coordinate system is called position vector. ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। अभी कोई बोले कि पोजीशन बताओ अपनी, तो एक ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर है, हम बिल्डिंग की छत पर खड़े हुए हैं और हमने क्या करा, हमने किसी बच्चे को बोला कि भाई एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दे कम से कम 10 मीटर लंबी, उसने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। अब प्रोटेक्टर लेकर 90 डिग्री का एंगल बनाओ और 90 डिग्री का एंगल बनाकर जो है एक 10 मीटर जो है वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दे। अब उसने 10 मीटर इधर ड्रॉ करा, 10 मीटर उधर ड्रॉ करा, तो हम जब ऊपर से देख रहे हैं, जब हम छत पर खड़े हुए हैं और हम ग्राउंड पर एक एक्स एक्सिस वाली और एक वाई एक्सिस वाली लाइन को देख रहे हैं, तो मेरे को क्लियरली ऊपर से एक मैप नज़र आ रहा है, ठीक है। अब उस एरिया में 10 मीटर इंटू 10 मीटर, तो 10 इंटू 10 कितना हो गया, नहीं 10 इंटू 10 100 मीटर स्क्वायर का एक ग्राउंड तैयार हो गया, ठीक है, 100 मीटर स्क्वायर का। अब बच्चों से कह रहे हैं कि भाई खेलो, और खेलते टाइम ही अनाउंसमेंट कर दिया गया कि स्टॉप, जहाँ हो वहीं के वहीं रुक जाओ। सब बच्चे वहीं रुक गए। तो जो बच्चा जहाँ पर रुका है, अब क्या करना है कि अगर मान लीजिए हम ऊपर से देख रहे हैं एक बच्चा यहाँ पर रुक गया, मुझे इस बच्चे की लोकेशन बताओगे, ठीक है। तो इस बच्चे की लोकेशन क्या होगी, आप कहेंगे यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है मुझे, जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी थी 10 मीटर वाली, ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा मैंने वाई एक्सिस पर, ठीक। तो हमने फिर कहा कि अब दोबारा अब एक बच्चा चेक करेगा कि यहाँ से यहाँ तक कितनी लेंथ है, पता चला कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 मीटर की लेंथ है। फिर कहा कि अब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मेजर करिए, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 2.5 मीटर की निकली। तो हम ये बोलेंगे ये जो बच्चा यहाँ पर रुका हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,2.5, 3,2.5। वो जो फिल्में आती हैं ना मिलिट्री बेस वाली, उसमें कहते हैं, आपने एक शब्द जरूर सुना होगा, बेस कैंप की तरह, बेस कैंप की तरह, है ना, वो हेलो हेलो हेलो, है ना, आई एम कॉलिंग फ्रॉम द बेस कैंप, ऐसे करके बोलेंगे, ठीक। तो वो कहते हैं कि उधर एक कैजुअलिटी हो गई है, कैजुअलिटी हो गई है, ठीक है, अपने कोऑर्डिनेट्स भेजो मेरे को, ओके ओवर करके फ़ोन रख दिया। तो वो जो कोऑर्डिनेट्स हैं, वो कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, वो कोऑर्डिनेट्स ये हैं कि अगर मान लीजिए कोई मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है, कोई जंगलों में भटक रहा है कहीं पर, कोई पहाड़ियों में है, कोई मतलब रेगिस्तान वाला एरिया है, अभी वहाँ पर तो कोई पेड़ भी नहीं है, ठीक है, तो वो कैसे पता लगाएंगे कि भाई आप कहाँ फंसे हुए हो। तो वो क्या करते हैं, वो अपने कोऑर्डिनेट्स भेजते हैं, और जैसे ही वो अपने कोऑर्डिनेट्स भेजते हैं तो उनको ये पता चल जाता है। और कोऑर्डिनेट्स के लिए ये क्या होता है, ओरिजिन का मतलब क्या है, क्या स्टार्ट ऑफ दिस अर्थ, ये अर्थ कहाँ से स्टार्ट हुई, नहीं ना, अर्थ तो पूरी स्फेरिकल है, तो उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि जहाँ पर हमने अपना कैंप लगाया है, जहाँ पर पूरा एक कंट्रोल रूम बना कर रखा है मिलिट्री वालों ने, तो वही उनका ओरिजिन है, जो बेस कैंप है वही ओरिजिन है। तो वो कहेंगे कि उसे बोल दिया, अगर मान लीजिए कि 10,3 हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, तो 10,3 का मतलब ये है, आपके बेस कैंप से 10 मीटर बिल्कुल हॉरिजॉन्टली चलते चले जाओ, ठीक है, और उसके बाद जब वहाँ पहुँचोगे वहाँ से 3 मीटर वर्टिकली चले जाओ। और करेंगे कैसे, वो कंपास रखते हैं ना, मैग्नेटिक कंपास, तो मैग्नेटिक कंपास में डायरेक्शन देखेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक कंपास में सिर्फ डायरेक्शन नहीं आती, एंगल भी आता है, उसमें एंगल भी बने रहते हैं, 60 डिग्री 40 डिग्री, ठीक। तो ये जो दो चीज़ें हैं, इन दो चीज़ों की हेल्प से, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से कभी भी
अगर एक सोल्जर कहीं मिस हो जाता है, वो अपने कोऑर्डिनेट्स भेजता है अपने साथी को, तो वो तुरंत उस तक पहुंच जाता है। वो ये थोड़ी कहेगा कि भाई मैं ना एक ऐसे पेड़ के पास खड़ा हुआ हूँ जो थोड़ा टिल्टेड है ना, ढूंढ अब ऐसा पेड़, अब वो पेड़ ढूंढेगा, ठीक है, मतलब पता चला बेचारा जख्मी पड़ा हुआ है, पता चला तब तक हो गया उसका काम, ठीक। तो इसलिए जो ये चीज़ें हैं, पोजीशन वेक्टर एग्जैक्ट पोजीशन बताती है किसी भी ऑब्जेक्ट की कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ठीक है। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर, क्लियर है। इस पॉइंट को हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन। तो वेक्टर विच गिव्स पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस टू द ओरिजिन, तो ओरिजिन के रेफरेंस में, बताइए क्लियर, ऑनलाइन वाले बताएं भाई, समझ गए यहाँ तक? चलिए जी, ठीक है, ओके। उसके बाद देखेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, नाम से ही समझ में आता है। पेज नंबर 2 पर आ जाइए। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इट इज दैट वेक्टर which tells how much and in which direction an object has changed its position in a given time interval. So this is called displacement vector. Displacement vector क्या है? एक टाइम इंटरवल में किसी भी ऑब्जेक्ट ने अपना कितना पोजीशन चेंज कर लिया, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। शुरुआत में एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, पॉइंट पी पर था, तो हमने क्या करा, ओरिजिन से पी को ज्वाइन कर दिया, तो ये जो पी है ना, ये इसका पोजीशन मेरे को बता रहा है कि ये इसका पोजीशन है, और ये जो ओपी है, दिस इज कॉल्ड इट्स पोजीशन वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन को ओरिजिन से जरूर ज्वाइन करना है, विद रेफरेंस टू ओरिजिन करते हैं ना, इसलिए। तो ये पी हो गया। उसके बाद हमने कहा कि अभी ये जो ऑब्जेक्ट है ना, चलता चलता यहाँ आ गया, पॉइंट के ऊपर आ गया, ठीक है। पहले यहाँ पर छुपा हुआ था, फिर दुश्मन का खतरा बढ़ा तो वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ आ गया, फिर चुपचाप अपना डिस्प्लेसमेंट के कोऑर्डिनेट्स भेज देता है कि मैं जो हूँ डिस्प्लेस हो गया अपनी जगह से, कहाँ हो गया डिस्प्लेस, यहाँ। तो P से Q तक एरो लगा रहे हैं कि ओरिजिनली हम P पर थे, फिर हम शिफ्ट होकर कहाँ पर आ गए, Q पर आ गए। तो P से Q तक का जो हमारा ये जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो एक डायरेक्शन है यहाँ पर, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है P से Q। तो कोई भी ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली किस पोजीशन पर है, उसको अगर ओरिजिन के रेफरेंस में चेक किया जाए, दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक पोजीशन पर है, वहाँ से शिफ्ट होकर दूसरी पोजीशन पर चला गया, ठीक है, तो उन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्लियर, ठीक है। उसके बाद अगला देखिएगा पोलर वेक्टर। ये जो टाइप्स ऑफ वेक्टर कर रहे हैं, इनकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है एक एक नंबर, ठीक है। तो जितना जितना लिखा हुआ है बस उतना उतना करना, कि कहानी में मत पड़ जाना, एक एक नंबर के क्वेश्चन है जो बता रहा हूँ, ठीक। पोलर वेक्टर देखिए, द वेक्टर्स विच हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आर कॉल्ड पोलर वेक्टर्स। जिन वेक्टर्स का कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, उनको हम पोलर वेक्टर बोलते हैं। एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, कोई भी बॉडी जब ट्रैवल करती है तो उसका कुछ ना कुछ स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो इसलिए। और अच्छा, कोई भी बॉडी अगर ट्रैवल कर रही है, फॉर एग्जांपल मैं किसी कॉमेट की बात कर रहा हूँ, किसी तारे की बात कर रहा हूँ, तो वो तारा है, मुझे पता नहीं है कि वो कहाँ से आ रहा है, लेकिन मुझे पता है कि आके गिरेगा अर्थ पर, ठीक है। तो अलर्ट हो जाता है कि भाई यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाली है, या किसी दूसरे प्लेनेट पर गिरेगा, तो हमें उसका एंडिंग पॉइंट मालूम है, ये यहाँ पर गिर सकता है। तो इसलिए जिस वेक्टर का हमको एंडिंग पॉइंट पता हो, या हमने क्या करा, हमें मालूम ही नहीं है कि हमारे हाथ में कितनी फोर्स है, हमने बॉल को लिया ऐसे उछाल दिया, मुझे नहीं पता कहाँ तक जाएगी बॉल ऊपर, ठीक है, लेकिन इतना पता है कि मेरे हाथ से निकली है, तो इसका मतलब हमको स्टार्टिंग पॉइंट मालूम है। तो उस बॉल को भी मैं क्या बोलूँगा, स्टार्टिंग पॉइंट मालूम है, तो दैट टाइप ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड पोलर वेक्टर, ठीक है। जिसका एंडिंग पॉइंट हमें पता है, उसको भी हम पोलर वेक्टर बोलते हैं। तो वही लिखा है, द वेक्टर विच हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट और अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब जहाँ पर वो फाइनली आकर अप्लाई होगा, गिरेगा, दैट इज कॉल्ड अ पोलर वेक्टर। एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एटसेट्रा। अगला देखिएगा एक्सियल वेक्टर, द वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स रोटेशनल इफेक्ट एंड एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन अकॉर्डेंस विद राइट हैंड स्क्रू रूल आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर्स। राइट हैंड स्क्रू रूल बताऊंगा आपको। राइट हैंड स्क्रू रूल क्या होता है?
स्क्रू है, स्क्रू, ठीक है। अभी स्क्रू में ऊपर ना ये जो जगह है, इस जगह पर हम स्क्रू ड्राइवर को फिक्स कर देंगे, बीच में ग्रूव होता है, ठीक है। उस ग्रूव में स्क्रू ड्राइवर को लगा दिया और फिर ऐसे ऐसे कसना शुरू कर दिया पेज को, ठीक है। अब आप ये देखिए, हमें पता है कोई भी पेज हो उसको ऐसे 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 हम अगर घुमाते चले जाते हैं तो वो अंदर की तरफ जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, दिस इज कॉल्ड राइट हैंड स्क्रू रूल, कि अगर हम उसको इस तरीके से, अगर हम उसको ऐसे 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 घुमा रहे हैं तो ऐसे घुमाना, खुद सोचिए क्या हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज ऐसे घुमाना, पेज को ऐसे रखा और ऐसे घुमा रहा हूँ, तो ऐसे घुमाना मतलब जैसे घड़ी चलती है ऐसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम किसी भी चीज़ को घुमाते हैं अलॉन्ग एन एक्सिस, एक सीधी एक्सिस है, तो वो अंदर की तरफ जाता है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर घुमाते हैं तो वो बाहर की तरफ आता है। तो दिस इज कॉल्ड राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड राइट हैंड स्क्रू रूल। हम लेफ्ट हैंड की बात नहीं करेंगे, राइट हैंड के लिए राइट हैंड स्क्रू रूल। तो एक्सियल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो एक पॉइंट के चारों तरफ घूमता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब हम स्क्रू की भी बात करते हैं तो स्क्रू घूम रहा है ना, और घूम तो रहा है अपनी एक्सिस के चारों तरफ, लेकिन जा रहा है अंदर की तरफ। या फिर अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं और ये स्क्रू यहाँ पर लगा हुआ है तो धीरे धीरे बाहर की तरफ आ रहा है। तो मूवमेंट तो अलॉन्ग एन एक्सिस है, ठीक है, जो हम इसमें फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन फाइनली जो इसका डायरेक्शन है वो क्या है, बाहर की तरफ, अगर एंटी क्लॉकवाइज लगा रहे हैं तो, ठीक है। अभी तक क्लियर है सारे वेक्टर्स। पहला वेक्टर पोजीशन वेक्टर, जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताता है विद रेफरेंस टू ओरिजिन, दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तीसरा है पोलर वेक्टर, जिस भी वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट हो या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम पोलर वेक्टर। एक्सियल वेक्टर, जो भी वेक्टर एक एक्सिस के चारों तरफ घूमे और उसका कोई डायरेक्शन हो एज पर राइट हैंड स्क्रू रूल, तो उसको हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर, ठीक। अगला देखिएगा एक बार, हाँ जी कुछ पूछ रहे थे। एक्सियल वेक्टर होता है ना, कौन सा? टॉर्क। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। टॉर्क अभी आप में से किसी ने ना पढ़ा नहीं होगा। देखिए टॉर्क होता क्या है, एक तो ये है ना कि एक बॉक्स रखा हुआ है यहाँ पर, उसको बॉक्स को मैंने ऐसे पुश कर दिया सीधे से, या उसको पकड़ के खींच दिया, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड पुश और पुल, इसको तो फोर्स बोलेंगे, ठीक। अच्छा, और जो साइकिल है, तो साइकिल पर बैठकर मैं सीधी फोर्स नहीं लगा सकता, साइकिल पर बैठकर पेडल पर हमको ऐसी रोटेशनल फोर्स लगानी है। तो वो जो रोटेशनल फोर्स होती है, हम अपना पैर सीधे नहीं करते कभी भी कि सीधे मैं तो नीचे पुश करूँगा, आएगा तो घूम के ऊपर ही, ठीक है, तो हम अपने घुटने में ही चोट लगा बैठेंगे। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो पैर भी होता है ना, हमारा पैर भी एक एंगल पर होता है, उसको घुमाते टाइम हम पैर को भी ऐसे शिफ्ट करते हैं, ठीक है, और वापस आते टाइम हमारा पैर थोड़ा ऐसे हो जाता है। तो हम ना एक एंगुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, तो एंगुलर डायरेक्शन में जो रोटेशनल फोर्स होती है उसको बोलते हैं टॉर्क। रोटेशनल डायरेक्शन में जो फोर्स होती है उसको टॉर्क बोलते हैं। तो टॉर्क कोई नई चीज़ नहीं है, टॉर्क क्या है, एक रोटेशनल डायरेक्शन में लगाई गई फोर्स, ठीक है। तो जो टॉर्क है, टॉर्क भी इसी में आएगा, एक्सियल वेक्टर में आएगा, समझ गए? यस सर। ठीक है, अगला देखते हैं जी इक्वल वेक्टर्स। हाँ जी, इक्वल वेक्टर्स क्या होता है, एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, जिसकी डायरेक्शन भी इक्वल है, वही इक्वल वेक्टर्स है। फॉर एग्जांपल दो कार चल रही हैं, नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है, नॉर्थ की डायरेक्शन में, और दोनों की जो स्पीड है वो 30 या 40 किलोमीटर पर आ रहा है, ठीक है। तो दोनों की जब मैग्नीट्यूड भी सेम, जब दोनों की डायरेक्शन भी सेम, तो ऐसे वेक्टर्स को बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, ठीक है। रिप्रेजेंट वेक्टर को कैसे करा जाता है, एक स्ट्रेट लाइन साथ में एरो, एक स्ट्रेट लाइन बना दी और साथ में एरो। इसको मैंने बोल दिया कि कोई वैल्यू है, स्पीड हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, कुछ भी हो गया, हमने बोला कि ए वेक्टर, ये ए वेक्टर है, तो दूसरा वेक्टर भी जो है वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो इसको बोल दिया बी वेक्टर, ठीक है। ए और बी इस वजह से बोला है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो वेक्टर हैं, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, तो ए और बी कुछ भी हो सकता है उनमें से। तो जिसकी मैग्नीट्यूड भी सेम, मैग्नीट्यूड वेक्टर में दिखाने के लिए क्या करते हैं, लेंथ लेते हैं, लेंथ। तो अगर मैंने ये देखा कि दोनों की लेंथ सेम है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर मान लीजिए मैं बी की लेंथ थोड़ी सी बढ़ा देता, तो इसका मतलब क्या है, बी का मैग्नीट्यूड हम ज़्यादा दिखा रहे हैं।
दिखाने के लिए, मैग्नीट्यूड दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, लेंथ बनाते हैं कम या ज़्यादा, ठीक है, और डायरेक्शन दिखाने के लिए हम एरो का साइन लगाते हैं। इसी तरह से इक्वल वेक्टर्स के बाद में अगला है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर का क्या है कि भाई मैं तो नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा हूँ 30 किलोमीटर पर आवर की डायरेक्शन स्पीड से, है ना, तू किधर जाएगा, मैं नॉर्थ में जा रहा है, तेरा तो मैं उल्टा हूँ, मैं तो साउथ में ही जाऊँगा, ठीक है। अगले ने क्या करा, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साउथ की तरफ को गाड़ी अपनी घुमा दी, तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे नेगेटिव वेक्टर्स। वैल्यू सेम है, वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, डायरेक्शन पलट गई बस, तो जहाँ डायरेक्शन पलटती है उसको हम बोल देते हैं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। तो ये ए वेक्टर हो गया, इतनी ही लेंथ का दूसरा वेक्टर बना दो, इतनी ही लेंथ, लेंथ मतलब उसका मैग्नीट्यूड सेम है, बस एरो इधर लगा दिया, तो ये हो गया बी वेक्टर। इसको बोलते हैं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, लिख सकते हैं इस तरह से, बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए वेक्टर, ठीक है। ये वेक्टर को लिखने का तरीका है, जैसे कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके ऊपर एक छोटा सा ना एरो बना देते हैं, क्लियर है। आप कहेंगे बी की डायरेक्शन तो ये एरो यहाँ पर क्यों लगाया, स्टैंडर्ड नोटेशन है कि एरो लेफ्ट से राइट ही लगाएंगे, ठीक है, एरो लेफ्ट से राइट ही। तो ये हो गया नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। उसके बाद है मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर, समझ है मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर, मॉडुलस का मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर हमारे पास वेक्टर है तो हम उसकी सिर्फ और सिर्फ वैल्यू की बात कर रहे हैं। जैसे वी आर गोइंग 30 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ को गायब कर दो बस, वी आर गोइंग एट 30 किलोमीटर पर आवर, तो ये क्या हो गया हमारा मॉडुलस या मैग्नीट्यूड या मॉडुलस मतलब सिर्फ उसकी वैल्यू, डायरेक्शन गायब कर दीजिए उसमें से, मतलब वेक्टर को आप स्केलर बना दो बस, ये कर लो, ठीक है। तो देखिएगा द मॉडुलस of a vector means the length or the magnitude of that vector, it is a scalar quantity, साफ लिखा हुआ है, it is a scalar quantity। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे एक वेक्टर है ए वेक्टर, तो मॉडुलस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए वेक्टर को एक मॉड के अंदर बंद कर दीजिए, मॉड जानते हैं ना, है ना, दो स्ट्रेट लाइन्स हमने बना दी, और सिंपली ए लिख दीजिए, मतलब ऊपर से ये एरो का जो सिंबल है ये हटा दीजिए बस, ठीक। तो ये मॉडुलस हो जाता है, मॉडुलस मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड। उसके बाद अगला देखेंगे भाई यूनिट वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है उसको यूनिट वेक्टर बोल देते हैं, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है उसको यूनिट वेक्टर बोल देते हैं। तो a unit vector is a vector of unit magnitude drawn in the direction of a given vector, और ये पता कैसे लगता है, एक वेक्टर है उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो यूनिट वेक्टर आ जाता है। यूनिट वेक्टर में क्या करते हैं, जैसे ये ए है ना, ए के ऊपर ऐसा सिंबल बना देते हैं, इसको बोलते हैं ए कैप, इसको बोलते हैं ए कैप। तो किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए तो दैट गिव्स मी यूनिट वेक्टर, ठीक है। 30 किलोमीटर पर आवर को 30 किलोमीटर पर आवर ड्यू नॉर्थ, ठीक है, उसको 30 किलोमीटर पर आवर से डिवाइड कर दीजिए, 30 से 30 कट गया, क्या बचा, नॉर्थ की डायरेक्शन में 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 30 को 30 से डिवाइड कर दिया तो 1 बचा ना, तो 1 किलोमीटर पर आवर ड्यू नॉर्थ, तो दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। उसके बाद आता है फिक्स्ड वेक्टर। यूनिट वेक्टर की वैल्यू हमेशा सेम, हर वेक्टर के लिए सेम, यूनिट वेक्टर की वैल्यू यूनिटी मतलब 1, ठीक। अगला देखिएगा फिक्स्ड वेक्टर, कोई भी वेक्टर है हमारे पास, जैसे मान लीजिए 30 किलोमीटर पर आवर ड्यू नॉर्थ की डायरेक्शन में 30 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाई सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड, तो भाई मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन गायब कर देते हैं, सिर्फ 30 किलोमीटर पर आवर लिख दीजिए।
30 से 30 कैंसिल, क्या बच गया? सिर्फ 1 किलोमीटर पर आवर ड्यू नॉर्थ, मतलब नॉर्थ की डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड है वो अब 1 आ गया इसका, ठीक है ना। तो यूनिट वेक्टर का मतलब ये है कि ऐसा वेक्टर जिसमें आपने मैग्नीट्यूड खत्म करके 1 कर दिया। तो मैग्नीट्यूड खत्म कैसे होगा? उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो ना, जब डिवाइड करेंगे तो ऊपर 1 आ जाएगा बस, ठीक है, ठीक है। अगला देखिए भाई फिक्स्ड वेक्टर। फिक्स्ड वेक्टर में क्या होता है ना, वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड इज कॉल्ड अ फिक्स्ड वेक्टर और लोकलाइज्ड वेक्टर, ठीक है। द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज अ फिक्स्ड वेक्टर बिकॉज इट्स इनिशियल पॉइंट लाइज एट द ओरिजिन। तो जब हम पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं तो पोजीशन वेक्टर का इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड होता है, कहाँ पर होता है? ओरिजिन पर। तो इसलिए पोजीशन वेक्टर को एक फिक्स्ड वेक्टर भी कहा जाता है। अगला देखिएगा फ्री वेक्टर। अ वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड इज कॉल्ड अ फ्री वेक्टर और अ नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं, कहीं से भी आ रहा है कहीं भी जा रहा है, तो फ्री वेक्टर, ठीक है। अभी अगले 2-4 और करते हैं, 1 मिनट दीजिए मुझे बस। तो फिक्स्ड वेक्टर कौन सा वेक्टर हो गया? जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड होता है। फ्री वेक्टर कौन सा हो गया? जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड नहीं होता, वो फ्री वेक्टर हो गया। तो उसको बोलते हैं नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर भी बोल देते हैं उसको। तो अगला देखिए कोलिनियर वेक्टर्स। द वेक्टर्स व्हिच आइदर एक्ट अलोंग द सेम लाइन और अलोंग पैरेलल लाइंस आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। जैसे वेक्टर में ना एक खास चीज़ होती है, जैसे आपने ना एक चीज़ देखी थी 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, आपने देखा था कि अगर कोई एक पॉइंट ऐसे है, दूसरा पॉइंट ऐसे है, तीसरा पॉइंट ऐसे है, ये तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं कोलिनियर है। लेकिन कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं? कोलिनियर वेक्टर में एक चीज़ तो ये है कि दोनों ही वेक्टर का डायरेक्शन बिल्कुल सेम है एंड अलोंग द सेम लाइन है, अलोंग द सेम लाइन है। इसका मतलब ये है एक गाड़ी चल रही है और एक गाड़ी एग्जैक्टली उसके पीछे चल रही है कि अगर आगे वाली गाड़ी रुक गई तो टक्कर हो जाएगी। समझ गए? एक गाड़ी चल रही है आगे, दूसरी वाली गाड़ी कुछ गैप के साथ पीछे चल रही है, सेम उसी पाथ पर चल रही है जिस पाथ पर वो चल रही है गाड़ी। अच्छा, और दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि उसके बराबर में चल रही है, यानी कि पैरेलली चल रही है, पैरेलली चल रही है। तो अगर कोई वेक्टर जिस डायरेक्शन में, जिस लाइन के अलोंग पहला वेक्टर काम कर रहा है, उसी लाइन के अलोंग अगर दूसरा वेक्टर काम करे तो भी वो कोलिनियर है।
और अगर कोई दो वेक्टर्स पैरेलली चल रहे हैं, ठीक है, जैसा कि हमने इक्वल वेक्टर्स के केस में देखा, तो उनको भी कोलिनियर वेक्टर बोल देते हैं। समझ गए? समझ गए? अच्छा, उसके बाद अच्छा इनको ना अपने नोट्स पे नोट कर लीजिए, इनको पैरेलल वेक्टर, और इसको है तो ये भी लाइंस तो पैरेलल है लेकिन इनको एंटी पैरेलल बोलते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर भी बोलते हैं। एंटी पैरेलल वेक्टर भी बोलते हैं, पैरेलल तो है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसलिए एंटी पैरेलल भी बोल देते हैं। तो ये हो गया हमारा कोलिनियर वेक्टर। उसके बाद देखिएगा को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर 13 है, वो टर्मिनस वेक्टर है ना, इनमें कोई ऐसा, और अगला है 14 है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर ये तीनों बहुत आसान है, सीधा सीधे सिर्फ इनकी डेफिनेशन देखिए। को इनिशियल वेक्टर का मतलब क्या है? अगर दो वेक्टर्स हैं, उनका इनिशियल पॉइंट सेम है, सेम पॉइंट से दोनों के दोनों स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब स्टूडेंट्स की एथलेटिक्स मीट में जब रेस होती है, तो सारे के सारे सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं दौड़ना, ठीक है। तो जब सारे के सारे सेम ही पॉइंट से स्टार्ट करेंगे तो बी और आर को इनिशियल वेक्टर्स। ये हम साथ साथ ही स्टार्ट करा था, हमने एक ही पॉइंट से स्टार्ट करा था। अच्छा, को टर्मिनस वेक्टर, जहाँ पर आकर सारे वेक्टर एक जगह इधर उधर कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में है, वो सारे के सारे वेक्टर एक ही जगह आकर जुड़ेंगे, ठीक है। क्या मतलब है इसका? एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट मैंने ले ली, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेट ले ली। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है कि वो स्विच ऑन करूँगा तभी काम करेगी, ठीक। तो उधर से एक बच्चे को बोला कि जितनी भी कील पेच वगैरह जो भी हाथ में उड़ा दे हवा में, ठीक है, और मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट को अभी ऑन करता हूँ, उसने हवा में उड़ा दी, इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने स्विच ऑन करा, वो सारे के सारे एक ही जगह पर आकर चिपक गए, ठीक है। जितने भी थे नेल्स वगैरह वो सारे के सारे एक ही जगह आकर चिपक गए, यानी कि सब एक ही जगह इकट्ठा हो गए। को टर्मिनस यानी कि उनका एंडिंग पॉइंट एक ही जगह है। जिनका सबका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो उनको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर, जिनका सबका एंडिंग पॉइंट सेम हो उसको बोलते हैं को टर्मिनस वेक्टर। उसके बाद बात करेंगे भाई जीरो वेक्टर की, जिसका मैग्नीट्यूड ही जीरो हो तो उसको क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर, ठीक है। तो ये सारे के सारे डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। हमने ये कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना नॉर्थ की डायरेक्शन में उड़ता हुआ चला जाऊँ, ठीक है, तो हम जीरो वेक्टर है। सोच ही तो रहे, क्यों? नॉर्थ की डायरेक्शन में दिमाग लगाकर बैठे हैं, नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहे हैं, स्पीड तो कुछ भी नहीं है अपनी, स्पीड तो कुछ भी नहीं है, तो हम जीरो वेक्टर, समझ गए। तो जीरो वेक्टर का मतलब ये है कि एक ने बंदूक लगा रखी है, ट्रिगर खींच रखा है उसका नॉर्थ की डायरेक्शन में, कि बस दबाया और गोली चली, लेकिन अभी चली तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि उसकी डायरेक्शन तो फिक्स है, डायरेक्शन तो है, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना है अभी बुलेट का? जीरो, ठीक है। तो ये वही चीज़ है कि भाई हमने डायरेक्शन फिक्स कर दी है किसी चीज़ की, लेकिन अभी उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी नहीं है, जीरो है, दैट इज कॉल्ड जीरो वेक्टर, ठीक। चलो भाई, अब हमारे पास टोटल 14 टाइप के वेक्टर हो गए। पहला वेक्टर पोजीशन वेक्टर, जिससे पता चलता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक। दूसरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अगर एक वेक्टर एक पॉइंट पर रखा हुआ है और वो पॉइंट जो है उस पॉइंट से वो डिस्प्लेस होकर किसी और पॉइंट पर आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोलर वेक्टर का मतलब क्या है कि कोई भी जो वेक्टर है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हो और एंडिंग पॉइंट हो उसको हम पोलर वेक्टर बोलेंगे। एक्सियल वेक्टर का मतलब क्या होता है कि एक्सियल वेक्टर जो है, एक्सियल वेक्टर जिसका कोई भी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो और वो राइट हैंड स्क्रू रूल यूज़ करे तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सियल वेक्टर बोलेंगे। उसके बाद इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स का मतलब क्या है कि जिसमें सेम मैग्नीट्यूड हो, सेम डायरेक्शन हो, उसको इक्वल वेक्टर बोलेंगे। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, जिसका सेम मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो, उसको नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर बोलेंगे। मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर यानी कि सिर्फ और सिर्फ जिसमें मैग्नीट्यूड हो, सिर्फ वैल्यू जो हो, मतलब वो स्केलर क्वांटिटी होगी किसी भी वेक्टर का, सिर्फ मैग्नीट्यूड, दैट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। यूनिट वेक्टर, किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो वो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, यानी कि यूनिटी। फिक्स वेक्टर, फिक्स वेक्टर का मतलब क्या है कि जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स हो, फिक्स वेक्टर, या फाइनल पॉइंट फिक्स हो, फिक्स वेक्टर। फ्री वेक्टर, जिसका ना इनिशियल पॉइंट फिक्स है ना फाइनल पॉइंट फिक्स है, कहीं से भी आ रहा है कहीं भी जा रहा है, फ्री वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर,
जो या तो सेम अलॉन्ग सेम लाइन दोनों के दोनों एक्ट करते हैं उनको हम कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे, या अगर पैरेलली भी जा रहे हैं उनको भी कोलिनियर बोलेंगे। ठीक है, कोइनिशियल वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, जितने भी वेक्टर्स हैं मतलब एक ही पॉइंट से इनिशिएट करते हैं वो कोइनिशियल वेक्टर। वो टर्मिनस के एक ही पॉइंट पर आकर खत्म हो रहे हैं वो टर्मिनस वेक्टर। जीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ही जीरो वो जीरो वेक्टर। ठीक है, इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ अ जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर की प्रॉपर्टीज जो हैं वो बिल्कुल आसान है। पहला देखिएगा कि when a vector is added to a zero vector we get the same vector। किसी भी वेक्टर में तो जीरो वेक्टर जो है ना वो भी जीरो नंबर की तरह ही है एक तरह से। कैसे कि पहली प्रॉपर्टी एक वेक्टर है ए वेक्टर, एक जीरो वेक्टर है, तो क्या उस पर कोई फर्क पड़ेगा? किसी भी नंबर में भी अगर हम जीरो ऐड कर देते थे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो इसका मतलब किसी भी वेक्टर में अगर मैं जीरो वेक्टर ऐड करूंगा सेम वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी, अगर कोई कांस्टेंट जैसे कि लैम्बडा उसको मैंने जीरो वेक्टर में मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर ये जीरो वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो जीरो किसी में भी मल्टीप्लाई होगा तो उसको जीरो बना देगा, जीरो वेक्टर हो गया। उसी तरीके से अगर किसी वेक्टर में जीरो को मल्टीप्लाई कर दिया, समझ रहे हैं दोनों में अंतर समझ रहे हैं? यहाँ पर क्या था, जीरो वेक्टर को किसी स्केलर में मल्टीप्लाई करा तो जीरो वेक्टर मिल गया। अगर किसी वेक्टर में जीरो नंबर, अब जीरो नंबर है ना, जीरो नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया तो भी जीरो वेक्टर मिल जाएगा। हाँ जी, जीरो वेक्टर को NU नल वेक्टर भी बोल देते हैं। फोर्थ देखिए, लैम्बडा ए वेक्टर इज इक्वल टू म्यू बी वेक्टर। लैम्बडा ए वेक्टर इज इक्वल टू म्यू बी वेक्टर ये तभी होल्ड कर सकता है क्योंकि लैम्बडा और म्यू क्या है, कोई दो अलग अलग नंबर्स हैं, कोई भी दो अलग अलग नंबर्स हैं। मान लो ये 2 है और ये 3 है, ये 2 और 3 आपस में इक्वल तो हो नहीं सकते। ठीक है, उनको इक्वल बनाने के लिए एक ही काम हो सकता है कि ए वेक्टर भी जीरो हो और बी वेक्टर भी जीरो हो, तभी जीरो इज इक्वल टू जीरो आएगा। ठीक है, तो ये वाला रिलेशन सिर्फ तभी होल्ड करेगा जब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बोथ आर जीरो वेक्टर्स। ठीक है, तो भाई ये 4 प्रॉपर्टीज हैं जीरो वेक्टर की। ठीक, अब कुछ इसके इन्होंने फिजिकल एग्जांपल्स दे रखे हैं जीरो वेक्टर के। पहला है द पोजीशन ऑफ अ वेक्टर, द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल लाइंग एट द ओरिजिन इज अ जीरो वेक्टर। अगर कोई भी पार्टिकल ओरिजिन पर ही पड़ा हुआ है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना जीरो, वाई कोऑर्डिनेट कितना जीरो, तो ये क्या हो गया, वो जीरो वेक्टर हो गया। एक एग्जांपल तो ये। सेकंड, द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज अ जीरो वेक्टर। कोई ऑब्जेक्ट चुपचाप पड़ा हुआ है स्टेशनरी, उसकी वेलोसिटी है ही नहीं, तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कितना है, जीरो। तो जीरो, ये भी एक जीरो वेक्टर का एग्जांपल। उसके बाद सुनिए थर्ड, द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, जीरो, तो ये भी जीरो वेक्टर का एग्जांपल हो गया। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाई अ रियल नंबर। अरे यहाँ तक क्लियर है भाई, ऑनलाइन वालों को बता दीजिए। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके ओके। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाई अ रियल नंबर। बाई अ रियल नंबर बड़ा आसान है। अगर मान लीजिए हमारे को कोई वेक्टर दे रखा है
ये वेक्टर, और हमसे कोई बोले इसका ट्वाइस बताओ, तो जितनी ये लेंथ है इतनी ही लेंथ और बना दो, इतनी तो लेंथ थी, इतनी ही और बना दो। दिस इज कॉल्ड 2a वेक्टर, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई बोलता कि नहीं हाफ ए वेक्टर बनाओ, तो ये जो ए वेक्टर है इसकी आधी लेंथ बना लेते हैं। तो जब भी कभी हम किसी वेक्टर को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, वो होता क्या है कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो उतने ही टाइम्स बढ़ जाता है या कम हो जाता है। हाफ है तो क्या होगा, आधा रह गया, कम हो गया, लेकिन डायरेक्शन पर कोई असर नहीं पड़ता, डायरेक्शन पर कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए किसी वेक्टर को बोले कि -2 से मल्टीप्लाई कर दो तो डायरेक्शन पर असर पड़ जाएगा, ठीक है। ऐसे कि भाई ये ए वेक्टर है, अगर इसको बोले कि आप -2a वेक्टर बताइए, तो -2a वेक्टर मतलब डबल तो हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो दिस इज -2a वेक्टर, क्लियर। चलिए जी, अगला टॉपिक है हमारा एडिशन और कॉम्पोजिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। देखिए 3 तरीके के लॉज होते हैं वेक्टर एडिशन के। एक होता है पैरेललोग्राम लॉ, एक होता है ट्रायंगल लॉ, और एक होता है पॉलीगॉन लॉ, ठीक है। तो पहले देखिए पैरेललोग्राम लॉ। यहाँ तक जितना भी हमने पोर्शन करा है ये सारा का सारा जो है ये थ्योरेटिकल पोर्शन, ये सारा थ्योरेटिकल पोर्शन है। फिर उसके बाद जो है, अब जो हम इसके बाद जो हम कर रहे हैं ये सारा का सारा यहाँ से आपके वेक्टर पर बेस्ड ना न्यूमेरिकल शुरू होंगे। तो 2 तरीके के वेक्टर्स का जो है, 2 तरीके का मल्टीप्लिकेशन की अगर बात करें तो 2 तरीके की होती है, उस पर बाद में आएंगे। फिर एडिशन की बात करते हैं। तो एडिशन में पहला लॉ होता है पैरेललोग्राम लॉ। अब इसमें ये है कि एक वेक्टर ऐसे है, ये वेक्टर, दूसरा वेक्टर ऐसे है, बी वेक्टर। अब उनको बोला जाता है, देखिए ये ना क्या होता है कि हमको डायग्रामेटिकली भी बताने के लिए बोला जा सकता है और हमको मैथमेटिकली भी बताने के लिए बोला जा सकता है। तो जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे, दोनों मेथड्स करेंगे अलग अलग। तो अब देखिएगा कि हमसे ये कहा जाए कि एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, ऐड करिए इनको। तो ऐड करने का मतलब क्या हो गया कि हमें सबसे पहले दोनों के ना इनिशियल पॉइंट सेम करने पड़ेंगे। जैसे ये वेक्टर है, ए वेक्टर, इस ए वेक्टर को, इसका ये हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रहा है ए वेक्टर, ठीक है। इस ए वेक्टर को कितना भी पैरेलली मूव करो, ऊपर और नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वेक्टर को कितना भी मूव करो आगे और पीछे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इस वेक्टर का ना एंगल चेंज मत कर देना, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा मत कर देना, ऐसे ही रखना है। ऐसे रख के आप इसको आगे रख दो, कोई बात नहीं, इसको पीछे कर दो, कोई बात नहीं, ऊपर नीचे कहीं भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक वेक्टर को फिक्स रखता हूँ, उसको चेंज नहीं करता। तो ये जो ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर को हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। मैं स्केल लेकर के बैठा था तो थोड़ी इसकी लेंथ ज़्यादा लग रही है, सोच रहा मैग्नीट्यूड बढ़ गया, ठीक। तो ए वेक्टर ये हो गया। अब ये जो बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर आगे पीछे इधर उधर कहीं भी कर देना, मोड़ मत देना बस। तो ऐसा ही उठा कर ले आओ और इनिशियल पॉइंट दोनों के सेम कर देंगे। तो बी वेक्टर को एज इट इज उठा कर लाए, यहाँ पर चिपका दिया, ठीक है। तो दोनों के जो इनिशियल पॉइंट थे वो सेम कर दिए, मिला दिए। अब दोनों के फाइनल पॉइंट फ्री पड़े हुए हैं, तो इनसे क्या करना है, ये जो बी वेक्टर है यहाँ से ए वेक्टर के पैरेलल एक डॉटेड लाइन बना लो ऐसे, और जो ए वेक्टर है यहाँ से बी वेक्टर के पैरेलल एक डॉटेड लाइन बना लो, ठीक है। जहाँ पर दोनों को ज्वाइन करा दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। ओरिजिन से ये जो इनका मीटिंग पॉइंट है इसको ज्वाइन करो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड आर वेक्टर। आर वेक्टर इज कॉल्ड रिजल्टेंट, ठीक है। इसकी लेंथ मेजर करेंगे तो क्या आ जाएगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। और इसका हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल मेजर करेंगे तो इसका डायरेक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो आर वेक्टर इज कॉल्ड
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर्स को हम रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स भी बोल सकते हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ टू वेक्टर्स भी बोल सकते हैं, समझ गए? तो ये पहला लॉ है पैरेललोग्राम। उसके बाद ट्रायंगल लॉ अगली क्लास में बताता हूँ आपको, और पॉलीगन लॉ भी, और आगे फिर इसके न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, मंडे को एक बार अपना ग्रुप चेक कर लेना। मंडे को आधे घंटे की क्लास ले सकता हूँ, ऑनलाइन ले सकता हूँ। ठीक है, कल का ऑफ रखूँगा। मंडे को आधे घंटे की ऑनलाइन क्लास ले सकता हूँ, वो होगी रात को 9 से 9:30। ठीक है, बस आधे घंटे की होगी। हाँ जी, फिर मंडे को देना, वो रिजल्ट की वजह से टल गया। बता देना बस मुझे फ़ोन करके बता